हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर लास्ट जो चैप्टर था मैटर एंड मैग्नेटिज्म, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का ही, वैसे तो हम 11th क्लास के चैप्टर भी पढ़ चुके हैं, तो क्लास 11 तक हमने पढ़ लिया था, वर्क एनर्जी तक पढ़ लिया था, रोटेशन मोशन भी पढ़ लिया था हमने। तो आज हम पहले क्या करते हैं, क्लास 12 का एक चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, फिर 11th में भी वापस जाएंगे। उसमें अब हमारा जो है ग्रेविटेशन वाला चैप्टर बचा हुआ है, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स आज, जिसमें नया चैप्टर हम पढ़ेंगे, थोड़ा इंट्रो पढ़ेंगे इसका, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझने से पहले सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में समझना होगा। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था हमने, उसी तरीके से क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में ज़्यादा अंतर तो है नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता है भाई, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जिसमें क्या होता है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज, वो भी नॉर्मली इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। जिस तरीके से हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, ठीक उसी तरीके से क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज नॉर्मली इज इसको हटा दो यहाँ पे, है ना, तो इसको थोड़ा सही करने के लिए ऐसे करेंगे। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। उसको हम फाई से या फिर फाई बी से करके रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखो हमारे पास ये जो पहला फिगर है, इस फर्स्ट फिगर में क्या हो रहा है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे है, इस क्लोज सरफेस जाने वाली नॉर्मली जा रही है, मतलब इस सरफेस पे ये परपेंडिकुलर है। तो इस केस में जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बनता है, वो बनता है बी इंटू ए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द क्लोज सरफेस, जो भी हमारे पास क्लोज सरफेस दे रखा। अब कंसिडर करो अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा तो है नहीं कि जरूरी तो है नहीं करके सरफेस से हमेशा क्या हो, नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाए, कभी कभी वो नॉर्मल से कुछ एंगल बनाते हुए भी जा सकती हैं। तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक्स एंगल थीटा विद द नॉर्मल टू द सरफेस। मान लो हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दूसरे फिगर को ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मैंने एरो से दिखा रखी है, और ये नॉर्मल से कितना एंगल बनाते हुए जा रही है, थीटा एंगल। मतलब हमने सरफेस पे एक नॉर्मल खींचा, उस नॉर्मल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर थीटा एंगल बनाते हुए जाती हैं, उस केस में हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, वो बनता है फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो फाई बी इक्वल टू बी डॉट ए। समझ में आई बात? कभी कभी हम क्या करते हैं, सरफेस एलिमेंट से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं, तो छोटा सा मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल देते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, डी फाई बी लिखेंगे, मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसको ऐसे लिख देंगे बी डॉट डी ए, और हम क्या करेंगे, सरफेस एलिमेंट भी छोटा ले लेंगे। मान लो हमारे पास एक सरफेस एलिमेंट है डी ए, उससे जाने वाला हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, तो हम निकालेंगे डी फाई बी इक्वल टू बी डॉट डी ए, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो बी डी ए कॉस थीटा। तो हमारे पास ये फर्स्ट केस हो गया। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी दो केस पढ़े थे, एक तो नॉर्मली वाला, जब भी नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होती हैं तो उसको हम बोलते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला था वो क्या निकल के आया था, देखो कंपेयर करोगे तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। तो फाई ई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो था ई डॉट ए, इसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट ए। ठीक, अगर नॉर्मली जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो सीधा इसी फॉर्मूले से मैग्नेटिक फ्लक्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है, क्लोज सरफेस होना चाहिए, चीज को आपको ध्यान रखना होगा। अगर हमारे पास क्या है, नॉर्मल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन थीटा एंगल बनाते हुए जा रही है, उस केस में हमें क्या है, तो हमारे पास बी ए कॉस थीटा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आप स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हो तो इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स, अब एक नई चीज सीखते हैं, जिसमें यहाँ पे लिखा है ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स क्या होता है। तो कोई तो सिंपल सी बात है, इफ थीटा इज जीरो, अगर थीटा जीरो जाए, मतलब ये वाले केस पे अगर हम वापस पहुंच जाए, थीटा जीरो का मतलब क्या है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ठीक परपेंडिकुलर ही होकर ऊपर को निकल जाए, तो उस केस में फाइव बी जो होता है, देखो थीटा जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो फाइव बी की वैल्यू आएगी प्लस बी है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव फ्लक्स भी, पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स भी हम कह सकते हैं। इफ थीटा इज 180, मान लो थीटा 180, कहने का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ठीक इस नॉर्मल के अपोजिट है, मतलब नॉर्मल ऊपर की तरफ को है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ठीक नीचे की तरफ को जा रही है, मतलब ये एरो ऊपर की जगह नीचे की तरफ को हो जाए अगर, तो उस केस में जो फाइव भी होता है नेगेटिव फ्लक्स निकल के आता है, इसी को बोलते हैं नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये फॉर्मूला जो हमारे पास कॉस थीटा यहाँ पे आ रहा है यही बताता है कि हमारे पास पॉजिटिव फ्लक्स निकल के आएगा कि नेगेटिव फ्लक्स। तो थीटा जीरो हो जाएगा तो पॉजिटिव फ्लक्स हो जाएगा, अगर थीटा 180 होगी तो नेगेटिव फ्लक्स वो हो जाएगा। आपको याद रखना है, यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है। अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने इसका यूनिट भी पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट तो आप यहाँ से ही बना सकते हैं। देखो तो इसका यूनिट जो होता है हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और जो यहाँ पे ये एरिया लिखा मैंने, एरिया का यूनिट हो गया कितना, मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स था उसका यूनिट था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इस तरीके से आपको यूनिट भी कंपेयर करना है, यूनिट भी याद करना है। यहाँ पे भी एक दूसरा यूनिट बनेगा इसका, ये तो इसका ऐसा यूनिट हो गया सीधा, जिसका नाम दे दे किसी साइंटिस्ट के हिसाब से कि वेबर, इसका क्या है ऐसा यूनिट। किसकी बात कर रहे हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स की। और भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट निकाल सकते हैं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो ये बी ए होता है ना फॉर्मूला,
अगर आपको बी का यूनिट पता है, ए का यूनिट पता है, तो आप यहाँ पे रख दो, तो वहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का एक नई यूनिट निकल के आ जाएगी। तो इस चीज़ को आप याद कर सकते हो। देखो कैसे निकल के आएगी, देखो दूसरा यूनिट भी निकाल लो चाहे आप। देखो इस बी का जो यूनिट होता है, बी का यूनिट क्या होता है, देखो टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। टेस्ला बोलते हैं बी के लिए, ऐसा यूनिट के लिए, ठीक। और ये है जो मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर क्या हो गया, एक और यूनिट हो गया इस मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो ऐसे तो बहुत सारे यूनिट आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिक यूनिट जो है यहाँ पे ऐसा यूनिट, इसको हम वेबर से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं डायमेंशन की। आपको एक चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है कि हर क्वेश्चन में जब भी हम कोई नया फॉर्मूला पढ़ते हैं, जब भी कोई नया डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो उसमें दो तीन चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे देखो क्लियरली यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये कैसी क्वांटिटी, देखो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो हमारे पास जो थर्ड क्वांटिटी मिलेगी वो स्केलर ही क्वांटिटी होगी। वे और क्या दूसरी चीज मैंने कहा, यूनिट भी आपको याद रखनी है, और डायमेंशन को आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। डायमेंशन कैसे निकाली जाए, क्योंकि इतनी सारी डायमेंशन होती है, इतने सारे फॉर्मूले होते हैं फिजिक्स में। अब हर डायमेंशन को तो याद तो रख नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे डायमेंशन निकालने के लिए एक फॉर्मूले की मदद लेनी होगी। तो इसी मदद से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। देखो फाई इक्वल टू बी ए हो गया, तो बी ए, इसी की मदद से आप डायमेंशन निकालो। बी का डायमेंशन रखो, ए का डायमेंशन रखो, आपको फाई का डायमेंशन आ जाएगा। लेकिन अगर आपको बी का डायमेंशन भी नहीं आता, तो बी का डायमेंशन देखो आप यहाँ पे निकाल दो। देखो एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ। मान लो हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और उसमें आई करंट फ्लो, क्या बोला, एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो, मैंने कहीं पे पढ़ाया था ये मैग्नेटोस्टैटिक्स में, जब हमने मैग्नेट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, वहां पे फॉर्मूला आया था। ये फॉर्मूला क्या था भाई, इस फॉर्मूले में क्या है, हमारे पास एक एल लेंथ का कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है और वो बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। क्या था इस कंडक्टर में, इस फॉर्मूले में क्या था, मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक हमारे पास कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, उसको हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है और उस कंडक्टर में पहली से आई करंट फ्लो हो रही है। तो उस कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स था वो एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा हो जाता है। अगर आपको याद हो, एक चीज और याद दिलाता हूं आपको, एफ ऑफ मैग्नेटिक, अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट करता है, क्या करता है, अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट कर रहा है, घूम रहा है, चल रहा है वी वेलोसिटी से, तो उस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स हमने पढ़ा था, क्यू वी वी साइन थीटा। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स था। और ये किस पे फोर्स हो गया भाई, ये हो गया एक कंडक्टर पे ही टोटल लगने वाला फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी फॉर्मूले से आप बी का यूनिट निकाल दो, बी का यूनिट या फिर डायमेंशन निकाल दो, उस डायमेंशन को निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, तो आपके पास फाई का भी डायमेंशन निकल के आ जाएगा। तो देखो ये थीटा है, थीटा का तो कोई डायमेंशन होता नहीं स्पेसिफिक, तो हमारे पास ये है बी का डायमेंशन कैसे निकलेगा, डायमेंशन ऑफ बी आप लिख देंगे एफ अपॉन ये आई और एल नीचे चले जाएंगे, सीधी सी बात है। अब आप एफ का डायमेंशन रख दो, ये फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन अगर आपको याद होगा एम एल टी माइनस टू, तो फोर्स का डायमेंशन बेसिक डायमेंशन है, आपको याद रखना पड़ेगा, क्लास 11th में ये पढ़ा दिया जाता है। फोर्स का बेसिक डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू। अगर आपको फोर्स का डायमेंशन भी याद नहीं है तो आपको फोर्स का बेसिक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, वहां से फोर्स का डायमेंशन भी निकल के आ जाए, आई इंटू एल। अभी आई हो गया, आई की जगह अब ये एम्पियर है, करंट है, तो ए रख दो, ये एल है, एल की जगह लेंथ रख दो इस तरीके से। तो आपके पास जब ये ऊपर जाएंगे, ये सब के सब ऊपर जाएंगे, देखो एम तो ऐसे रहेगा, एम सिंगल है, देखो इस एल से एल कट रहा है, सीधी से साफ साफ दिख रहा है, और ये टी माइनस टू हो रहा है, और ये ए ऊपर जाएगा तो ए माइनस वन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बी का जो यूनिट डायमेंशन निकल के आया वो निकल के आ गया एम टी माइनस टू और ए माइनस वन। देखो बहुत ईजी सी बात है, आपने कुछ भी नहीं करा, इस आई और एल को नीचे ले गए और सिंपल से आपका आंसर निकल के वहां पे आ गया एम टी माइनस टू ए माइनस वन। अब जो आपका बी का जो डायमेंशन आया, आपको बी का डायमेंशन भी यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक। और अब जो बी का डायमेंशन आया, इस डायमेंशन को आप इस फॉर्मूले में पुट करो, आपका फाई का डायमेंशन यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का भी डायमेंशन निकल के आ जाएगा। इसको फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना है। तो ये हो जाएगा एम टी माइनस टू और ए माइनस वन, और आपके पास क्या करना है, इस ए का डायमेंशन एल, ए क्या है यहाँ पे एरिया, तो ए का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ का स्क्वायर, सीधी सी बात है। अब आपको एक साथ इसको रख दो, तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू और ए माइनस वन। तो ये आपके लिए क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये चीज आपको याद रखनी है, डायमेंशन निकालना, आपको कैलकुलेट करना, फॉर्मूले की मदद से आसानी से आना चाहिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। आपको बस आज के लिए एक मैं आपको डायमेंशन निकालने के लिए देता हूँ, आपको एक डायमेंशन कैलकुलेट करना है। जरा म्यू नॉट का डायमेंशन आपको निकालना है, जिसको हम परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस भी कहते हैं। म्यू नॉट का डायमेंशन आप कैलकुलेट करो और इसका डायमेंशन मुझे बताना कि क्या इसका डायमेंशन आपका निकल के आता है। तो म्यू नॉट का डायमेंशन आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन हो गया, होमवर्क हो गया एक तरीके से। तो थोड़ा ये छूट गया था देखने के लिए, देखो इसे भी देख रहे हैं, यहाँ पे से हमने इसको ऊपर करके ये बी का डायमेंशन हम यहाँ पे निकालने के लिए कहानी करी थी ना, हमने यहाँ पे क्या करा, ये इस फॉर्मूले की मदद से हमने बी का डायमेंशन निकाला, तो बी का डायमेंशन निकाल के हमने यहाँ पुट कर दिया था, तो हमारे पास तब जाके मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन निकल के आ गया। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मली जाती है तो क्या होता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मल से थीटा एंगल बनाते हुए जाती है तब मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है, डिफरेंट टाइप के यूनिट आप उसके और भी निकाल सकते हैं, डायमेंशन भी उसका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए। एक नंबर का सवाल है पेपर में, नॉर्मली एमसीक्यू में या फिर जनरली वो पूछ लेता है, तो इस चीज को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में था।
व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ठीक उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स भी निकल के आता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में स्टार्ट करते हैं। देखो आपको अच्छे से पता होगा, ऑस्टर्ड इन 1820 कंक्लूडेड दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ऑस्टर्ड ने, जब हमने मैग्नेट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, वहां पे ऑस्टर्ड ने क्या बोला था, और इंट्रो में ही आया था, उस चैप्टर के सबसे पहले इंट्रो में ही लिखा था कि ऑस्टर्ड ने 1820 में बोला कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। सीधी सी बात है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, कोई भी वायर है कहने का मतलब जिसमें करंट जा रही है, उसके चारों तरफ क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ऐसा ऑस्टर्ड ने 1820 में कंक्लूड किया था। तो सिंस ऑस्टर्ड इन 1820 concluded that the current carrying conductor produce magnetic field around it, in this way Michael Faraday thought that, इसी वजह से माइकल फैराडे ने क्या सोचा, देखो, that the magnetic field can produce current। देखो फैराडे ने बोला जिस तरीके से एक करंट के कारण, किसी करंट कैरिंग वायर के कारण जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड तो बनता ही चारों तरफ, ऐसा ऑस्टर्ड ने प्रूव किया था। तो माइकल फैराडे सोचते हैं कि अगर हमारे पास करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है तो हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट क्यों नहीं बना सकते। यही सोच में उन्होंने क्या करे, अपने बहुत साल वो एक्सपेरिमेंट पे लगे रहे, मेहनत करते रहे, और लास्ट में उनको इस एक्सपेरिमेंट में सफलता भी मिली, लेकिन बहुत टाइम बाद मिली। तो उसको स्टार्ट देखो क्या बोल लिखा उन्होंने, हैंस ही टूक अ कॉयल एंड मैग्नेट। उन्होंने क्या करा, एक कॉयल ली, एक मैग्नेट ली। कॉयल ऐसे ली जिसमें एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा था सिंपल सा, और एक मैग्नेट ले लिया। वो क्या चाहते थे कि वो मैग्नेट की मदद से, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से उस कॉयल में करंट फ्लो हो जाए, और करंट, ये वो प्रयास करते रहे कितने सालों तक, 11 सालों तक। तो माइकल फैराडे 11 सालों तक एक कॉयल और मैग्नेट को लेके बैठे रहे। वो सिर्फ यही चाहते थे कि जिस तरीके से ऑस्टर्ड ने बताया था कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उसी तरीके से वो चाहते थे कि मैग्नेट से भी क्या हो, वहां पे करंट जनरेट हो जाए, यानी कि रिवर्स उसकी तरह हो गई, ऐसा माइकल फैराडे सोचते थे। तो उन्होंने क्या करा, एक कॉयल ली, एक मैग्नेट लिया, और 11 सालों तक बैठे रहे। और एक दिन उन्हें क्या हुआ, बहुत गुस्सा आया, और गुस्से में उन्होंने क्या करा, ही थ्रू कॉयल एंड मैग्नेट। और उन्होंने क्या करा, एक दिन गुस्से में, 11 साल हो गए उन्हें करते करते, उन्हें कुछ नहीं मिला, करंट निकली नहीं। देखो सिंपल सी बात है, एक कॉयल ली, एक मैग्नेट ली, बैठे रहे, 11 साल निकल गए, तो दिमाग तो खराब होने, तो ऑब्वियसली तो उन्होंने क्या करा, कॉयल को और मैग्नेट को क्या करा, नीचे फेंक दिया सीधा। तो जैसे ही उन्होंने कॉयल और मैग्नेट को गुस्से में नीचे फेंका, दे ऑब्जर्व डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर लिंक विद द कॉयल। उन्होंने क्या देखा, जो कॉयल के साथ गैल्वेनोमीटर जुड़ा था उसमें क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया। गैल्वेनोमीटर काम क्या आता है, देखो गैल्वेनोमीटर का काम होता है सर्किट में करंट को मेजर करने का, कि सर्किट में करंट है नहीं है, उसकी प्रेजेंस का पता लगाता है गैल्वेनोमीटर। अब क्या हुआ, जैसे उन्होंने फेंका कॉयल और मैग्नेट को, उस कॉयल से रिलेटेड जो हमारे पास क्या था, गैल्वेनोमीटर था, कॉयल से जुड़ा हुआ था जो गैल्वेनोमीटर था, उसमें डिफ्लेक्शन आ गया। इसका मतलब साफ साफ है, कॉयल में क्या हो गया, करंट फ्लो हो गई। तो माइकल फैराडे को उसको देख के बहुत क्या हुआ, आश्चर्य हुए, मतलब बहुत सरप्राइज हो गए वो। तो फिर उसी से रिलेटेड उन्होंने क्या करा, आगे 2-4 एक्सपेरिमेंट किए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम का फिनोमिना उन्होंने क्या समझाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, या फिर ऐसा समझो उन्होंने समझाया कि कहते हैं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेट से हम किस तरीके से करंट को जनरेट कर सकते हैं।